हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे क्लास एस्कोमाइसिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने क्लास एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ लिया था। क्लास एस्कोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस इसके एग्जाम्पल से पूछे जा चुके हैं। तो आज का वीडियो लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के सिलेबस के हिसाब से भी और आपके नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के वीडियो लेसन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेसन अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो लेसन को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। सबसे पहले हम क्लास एस्कोमाइसिटीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको याद आ जाए कि एस्कोमाइसिटीज में आपने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद में हम एस्कोमाइसिटीज के अंदर आने वाले एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और हम उनसे आए हुए क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लास एस्कोमाइसिटीज में जो टर्म है एस्कोमाइसिटीज, ये दो वर्ड से बना हुआ है। यहाँ पर लिया गया है एस्कस एंड माइकीज। एस्कस का मतलब होता है सैक एंड माइकीज का मतलब होता है फंजाई, यानी कि ये वो फंजाई होते हैं जिनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि एस्कस होती हैं। ये आप प्रीवियस वीडियो लेसन में पढ़ चुके हैं। क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर आने वाले जो फंजाई होते हैं उनको पिगमेंटेड मोल्ड्स कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग कलर्स में आपको मिलेंगे। अभी आप पढ़ेंगे कि एस्परजिलस होता है वो ग्रीन स्मोकी कलर का होता है और बहुत सारे अलग अलग कलर्स में इसके अंदर आने वाली फंजाई आपको मिलेगी। इसके साथ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ज़्यादातर इसके अंदर आने वाली जो फंजाई होती है वो सेप्रोट्रोफिक होती हैं, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करती है। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में सेप्टा होते हैं और उन सेप्टा के बीच में सेप्टल पोर्स होते हैं। उन सेप्टल पोर्स के थ्रू सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों ही टाइप की फंजाई को रखा हुआ है। तो यूनिसेलर फंजाई जो उसके अंदर रखी गई है उसका नाम होता है ईस्ट। ईस्ट को हमने इसके अंदर क्यों रखा वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ईस्ट के अंदर माइसीलियम की फॉर्मेशन नहीं होती है, ट्रू माइसीलियम इसके अंदर नहीं बनता है, इसके अंदर सूडोमाइसीलियम बनता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है और क्योंकि ये सेप्रोट्रोफ्स हैं सारे के सारे, ये एक्वेटिक कंडीशंस में नहीं रहते हैं, इसी वजह से फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स इनके पास नहीं होती है। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे कि जूस्पोर्स और प्लेनोगैमेट्स जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये कोई भी स्ट्रक्चर्स क्लास एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनके अंदर जो मेथड होता है वो बर्डिंग और फिशन का मेथड होता है ईस्ट के अंदर। और इसके अलावा जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेलुलर फंगस को क्लास एस्कोमाइसिटीज में जगह दी गई है वो एसेक्सुअली कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। कोनिडिया जो है उन हाइफल ब्रांचेज पर बनती हैं और हाइफल ब्रांचेज के टिप पर कोनिडिया बनती है। उन हाइफल ब्रांचेज को जिन पर कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है उनको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। इसके बाद में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पढ़ा था क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर कि यहाँ पर प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन को छोड़ करके सारे ही टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिलते हैं। प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन जो होता है वो मिलता है आपको एक्वेटिक फंजाई के अंदर, जिनको आपने पढ़ा था क्लास फाइकोमाइसिटीज में। क्लास एस्कोमाइसिटीज में आपको और सारे टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स मिलेंगे, यानी कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कोपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी यहाँ आपको बड़े आराम से मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो सोमेटोगेमी का मेथड है ये हायर फंजाई में मिलता है और क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर ज्यादातर फंजाई में आपको सोमेटोगेमी देखने को मिलती है। ये चीज भी हमने समझी थी कि जो क्लास एस्कोमाइसिटीज होती है उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनकी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, वो तीनों के तीनों प्रोसेस भी यहाँ पर होते हैं। पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी और सबसे लास्ट में यहाँ पर मियोसिस होगा। लेकिन क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने एक यूनिक चीज समझी थी कि जो प्लाज्मोगेमी होती है, यानी कि जिसके अंदर जो 2 सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पर हो जाती है। लेकिन जो कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है, यानी कि 2 न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर जब आ जाते हैं और जो उनका फ्यूजन होता है वो थोड़ा डिले क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर हो जाता है। क्लास एस्कोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज का मतलब यहाँ पर यह होता है कि सबसे पहले इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं 2 सेल्स के वो फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं और जो सेल होती है वो इसी कंडीशन में काफी टाइम तक रहती है, यानी डाइकैरियोटिक कंडीशन में एक सेल रहती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये जो कैरियोगेमी है यहाँ पर डिले हो जाती है और काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक सेल इसी तरह से रहती हैं। उसके बाद में उसके अंदर कैरियोगेमी होती है और मियोसिस होता है।
ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस जो 3 स्टेप्स होते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उनकी सीक्वेंस क्या है। इनकी जो सीक्वेंस है यानी सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी और उसके बाद में मियोसिस होगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जा चुकी है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये सीक्वेंस आपके सामने एग्जामिनेशन में उल्टी सीधी करके रख दी जाती है और आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछी जाती है। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लास एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक फेज के बाद में डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, वो मियोसिस उसका होता है। मियोसिस होकर के 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं और वे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फिर से डिवाइड करते हैं और इस तरह से एक सेल के अंदर 8 स्पोर्स बन जाते हैं। जो 8 स्पोर्स बनते हैं इनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं और जिस सेल के अंदर ये 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं उसको हम एस्कस बोलते हैं। तो इस तरह से क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। बहुत सारी एस्कस आपको क्लास एस्कोमाइसिटीज की जो फंजाई है उसकी फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज्ड दिखाई देती हैं। जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है यानी कि क्लास एस्कोमाइसिटीज की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको एस्कोकार्प बोला जाता है। और 3 टाइप के एस्कोकार्प्स हमने प्रीवियस वीडियो लेसन में पढ़ ली थी। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एपोथीशियम, पेरिथीशियम एंड क्लिस्टोथीशियम, ये 3 टाइप की एस्कोकार्प्स मिलती है। ये वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने क्लास एस्कोमाइसिटीज के बेसिक्स पढ़े थे तो आप उसको जा करके देख लीजिएगा। मैं आई बटन पर भी उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो अब हम क्लास एस्कोमाइसिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ईस्ट के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एस्परजिलस के बारे में, हम पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और मोरेल्स एंड ट्रफल्स के बारे में भी आज के वीडियो लेसन में पढ़ेंगे और इनसे आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं क्लास एस्कोमाइसिटीज से, इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट को आप जानते हैं कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यूनिसेलुलर होने के बाद भी इसको क्लास एस्कोमाइसिटीज में रख दिया गया है क्योंकि इसके अंदर एस्कस की फॉर्मेशन होती है और इसके अंदर सूडोमाइसीलियम बनता है। सूडोमाइसीलियम इस तरह से बनता है कि इसकी जो सेल्स होती हैं एक एक करके एक दूसरे के साथ फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं और ये ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि माइसीलियम होता है, लेकिन ये ट्रू माइसीलियम नहीं होता है, इसलिए हम इसको सूडोमाइसीलियम बोलते हैं। ईस्ट जो है बडिंग और फिशन की हेल्प से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जब इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ ईस्ट ऐसे देखे गए हैं जिनके अंदर एस्कोस्पोर्स नहीं बनते हैं यानी कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसे सारे के सारे ईस्ट को फॉल्स ईस्ट कहा जाता है और उनको क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रखा जाता है। और जिन ईस्ट के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन भी दिखाई देगी, उन ईस्ट को हम बोलते हैं ट्रू ईस्ट। तो यहाँ पर ट्रू ईस्ट और फॉल्स ईस्ट किसे कहते हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और फॉल्स ईस्ट को कौन सी क्लास में रखा गया है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ईस्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ईस्ट की एबिलिटी होती है कि ये एनोरोबिक कंडीशंस में फर्मेंटेशन कर देता है यानी कि शुगर को अल्कोहल में बदल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो इसका इस्तेमाल अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए किया जाता है यानी कि जितनी भी वाइन्स होती हैं, बियर वगैरह होती हैं जिनके अंदर अल्कोहल की अमाउंट होते हैं, उन सबको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ब्रूइंग इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। उसको बनाने में जितने भी यहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनमें ईस्ट की अलग अलग स्ट्रेन्स, अलग अलग स्पीसीज का यूज किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर सैक्रोमाइसीज सर्विसियाई का। सैक्रोमाइसीज सर्विसियाई ईस्ट की एक स्पीसीज है। सैक्रोमाइसीज हम ईस्ट को बायोलॉजी में बोलते हैं। तो सैक्रोमाइसीज सर्विसियाई जो होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है बियर बनाने में। इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है। दूसरी जो ईस्ट की स्पीसीज होती है सैक्रोमाइसीज एलिप्सोइडेंस, इसका इस्तेमाल किया जाता है वाइन बनाने में। तो यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे कि ईस्ट की अलग अलग स्पीसीज होती हैं और उसी के हिसाब से उनको अलग अलग बेवरेज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये जो इनकी स्पीसीज है इनका इस्तेमाल किस परसेंट में वो अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पर किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री जो होती है जिसके अंदर केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके अंदर जो आटा होता है, आटे के अंदर ईस्ट को इनोकुलेट कर दिया जाता है यानी जो आटा होता है उसके अंदर ईस्ट को डाल दिया जाता है। ईस्ट वहाँ पर फर्मेंटेशन कर देता है।
फर्मेंटेशन के थ्रू यहाँ पर CO2 बनती है और अल्कोहल बनता है। अब जो ये CO2 और अल्कोहल होती है ये इवेपोरेट हो जाते हैं, और जैसे CO2 इवेपोरेट होती है, जो हमारा आटा होता है जिसके अंदर आपने ईस्ट को मिक्स कर दिया था उसके अंदर आपको बबल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और उन बबल्स की वजह से जो डो होता है आपका वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। जितने भी आप फूड आइटम्स देखते हैं जैसे कि केक है, पेस्ट्री है, उसके अंदर जो सॉफ्टनेस है वो लाने के लिए जिम्मेदार होता है ईस्ट। तो इस तरह से ईस्ट का इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये ईस्ट के एग्जाम्पल्स थे। ईस्ट के बारे में आपने समझ लिया है, ईस्ट की जो स्पीसीज है उनके बारे में भी आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एस्परजिलस। एस्परजिलस जो होता है एक ग्रीन स्मोकी मोल्ड होता है, यानी इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, हल्का सा स्मोकी सा ग्रीन ये होता है, जैसे कि ब्लैकिश वेरिएशंस लिए हुए ये ग्रीन कलर होता है। एस्परजिलस की ज़्यादातर स्पेसीज जो होते हैं वो सेप्रोट्रोफिक होती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करेंगी, जैसे कि गोबर हो गया, वुड हो गई, लेदर बूट्स हो गए, जैम सिरप्स हो गए, इन सारी की सारी चीज़ों पर ये बड़े आराम से ग्रो करता है। इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। क्लास एस्कोमाइसिटीज में सभी के अंदर आपको ब्रांच्ड सेप्टेट माइसीलियम मिलेगा। इंटरवोवन हाइफा होते हैं, आपस में ज़बरदस्त तरीके से उलझे रहते हैं, और जिस सबस्ट्रेटम पर ये ग्रो करता है उसके अंदर बहुत ही डीपली ये अंदर तक इस अपने हाइफा को फैला देता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सेप्टेट हाइफा है, यहाँ पर सेप्टल पोर्स आपको मिलेंगे, और इस तरह से ये ब्रांचिंग भी इसमें बनी हुई है। तो इस तरह से एस्परजिलस ग्रो करता है। एस्परजिलस की खासियत ये है कि इसके अंदर कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है कोनिडियोफोर्स के ऊपर, जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब एस्परजिलस का काम क्या है, क्या इससे क्वेश्चंस बनते हैं? सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि एस्परजिलस को वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एस्परजिलस से बन जाता है कि विच फंजाई इज कॉल्ड वीड ऑफ लेबोरेटरी। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें दे दिए जाएंगे और आपको एस्परजिलस को छांट लेना होगा। तो वीड का क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वीड के बारे में बता देता हूँ। वीड जो होते हैं कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो जब किसान फार्मिंग करते हैं तो उनके खेतों में प्लांट्स के साथ साथ वो अपने आप उग जाते हैं। यानी कि उगाया उन्होंने गेहूं है और उसके साथ में दूसरे कई टाइप के प्लांट्स जैसे पार्थीनियम हो गया और बहुत सारी प्लांट्स की स्पेसीज होती हैं जो अपने आप ग्रो कर जाती हैं। उनकी कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं थी। अब उनको मारने के लिए, उनको वहाँ से हटाने के लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वेडिसाइड्स को स्प्रे करना पड़ता है। इसी तरह से जो एस्परजिलस होता है इसका लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन करने के लिए। लेकिन एक लेबोरेटरी में जहाँ पर हमने एस्परजिलस का यूज किया फर्मेंटेशन के लिए, ये दूसरे जो अन्य यूजफुल लेबोरेटरी में यूजफुल कल्चर्स हैं उनके अंदर ग्रो कर जाता है। यानी कि हमने कोई कल्चर रखी हुई है, कोई बैक्टीरियल कल्चर रखी हुई है, कोई माइकोलॉजिकल कल्चर रखी हुई है हमने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो उसके अंदर भी एस्परजिलस ग्रो करना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है, क्योंकि साइंस के जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पर ये अपना ग्रो कर जाता है बिना किसी ज़रूरत के। तो वीड ऑफ लेबोरेटरी एस्परजिलस को क्यों कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। जो एस्परजिलस है हमारे फूड स्टफ को भी कंटामिनेट कर देता है, ब्रेड बटर के ऊपर बड़ी आसानी से ग्रो करता है। लेदर के जो बूट्स वगैरह होते हैं, चमड़े का जितना भी सामान होता है वो इसका मेन दुश्मन होता है, उसके ऊपर ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करता है। अगर ये हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है तो एक बीमारी करता है जिसको बोलते हैं एस्परजिलोसिस। ये जो बीमारी होती है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करती है, यानी कि खांसी आएगी, बुखार आएगा, ब्लीडिंग होगी, तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इसकी एक स्पेसीज है जिसका नाम होता है एस्परजिलस ओरिजी। एस्परजिलस ओरिजी का यूज किया जाता है जापान में, क्योंकि फर्मेंटेशन ये करता है। जितनी भी फंजाई होंगी जो सेप्रोट्रोफिकली अपना फूड ऑब्टेन करेंगी तो फर्मेंटेशन वो जरूर करती हैं और एल्कोहल का प्रोडक्शन करती हैं। तो इसी एल्कोहल से एक बेवरेज बनाया जाता है जापान में जिसका नाम होता है साके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एल्कोहलिक बेवरेज जापान में लोकली प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम साके, और इसको बनाया जाता है एस्परजिलस की हेल्प से। यहाँ पर जो उसका स्पेसीज नेम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद रह जाए तो आप याद रख लेना, अदरवाइज आपको एस्परजिलस से साके इन जापान याद रहना चाहिए। अब एस्परजिलस की कुछ स्पेसीज होती हैं जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवस, ये ड्राई फूड स्टफ्स को कंटामिनेट कर देती है, जैसे कि कैश्यू नट्स हो गई और ग्राउंड नट्स हो गई, आपके आलमंड्स हो गए, बादाम वगैरह हो गए, काजू हो गई, उन सबको ये बड़ी आसानी से कंटामिनेट कर देता है। अगर इन फूड स्टफ्स के अंदर थोड़ी सी भी नमी चली जाती है तो यहाँ पर इसका कंटामिनेशन फैल जाता है। यहाँ पर आप ये मक्का देख रहे होंगे, मक्का आपने खाई होगी, ये भुट्टा
चलता है, बारिश के मौसम में बहुत खाया जाता है। इसके अंदर आप ये ब्लैकिश सी ग्रोथ देख रहे हैं। ये जो सारे के सारे सीड्स हैं, ये सारे के सारे जो सीड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे खराब कर दिए हैं एस्परजिलस ने, और इनके अंदर एस्परजिलस एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको बोला जाता है एफ्लेटॉक्सिन। एफ्लेटॉक्सिन जो होता है ये कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि अगर आपने ऐसा फूड प्रोडक्ट खा लिया जिसके अंदर एस्परजिलस ने एफ्लेटॉक्सिन प्रोड्यूस किया हुआ है तो आपको कैंसर हो सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रूप से पॉइजनस सब्सटेंस है, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एफ्लेटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो किस फंगस से प्रोड्यूस होते हैं, एफ्लेटॉक्सिन्स का क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। तो एफ्लेटॉक्सिन्स का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ये हो सकता है कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर ये कर सकते हैं, और एफ्लेटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस नाम का फंगस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए एस्परजिलस से। अब हम पढ़ते हैं पेनिसिलियम के बारे में। पेनिसिलियम का नाम आपने सुना होगा, जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर पेनिसिलियम आपने पढ़ा था कि पेनिसिलियम से हम एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से। तो जो पेनिसिलियम होता है ये ग्रीन मोल्ड होता है, इसकी बहुत सारी और भी स्पीसीज हैं जो अलग अलग जगह यूज की जाती है। ये ग्रीन कलर इसका होता है, ग्रीन कलर में ये ग्रो करता है। इसकी सारी की सारी जो स्पीसीज आपको मिलेंगी वो भी सेप्रोट्रोफिक होंगी। इनका जो हाइफा होगा वो भी ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये डीपली पेनिट्रेट करेगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रो करता है। ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ करता है ह्यूमंस के अंदर, जिसको बोलते हैं पेनिसिलियोसिस। ये आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेनिसिलियोसिस लिखा देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये पेनिसिलियम ने क्या होगा। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि ये एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ये भी एसेक्सुअली कोनिडिया की फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है। इसके टर्मिनल पोर्शन पर कोनिडिया कलेक्टेड रहते हैं, जो आपको एक ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि किसी पेंटर का ब्रश होता है, यानी ब्रश ऊपर से जिस तरह से जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में यहाँ पर आपको कोनिडिया अरेंज दिखाई देते हैं। इसीलिए पेनिसिलियम को पेंटर्स ब्रश भी बोलते हैं। उसका जो टर्मिनल पोर्शन आप देख रहे हैं, इस टर्मिनल पोर्शन को पेनिसिलस बोलते हैं। पेनिसिलियम की जो स्पेसीज होती है पेनिसिलियम नोटेटम, इससे जो एंटीबायोटिक हमें मिलती है उसका नाम होता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। इसके अलावा इससे एक और सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसका नाम होता है ग्रीसियोफुल्विन। ग्रीसियोफुल्विन भी पेनिसिलियम की स्पेसीज ग्रीसियोफुल्वम से ऑब्टेन किया जाता है, और ये एंटी फंगल ड्रग है। अब एंटी फंगल ड्रग है, ये सोच करके आप घबराना मत जाइएगा कि अभी तक ये एंटीबैक्टीरियल पेनिसिलिन बना रहा था और अभी एंटी फंगल भी बना रहा है, यानी कि ये खुद भी एक फंजाई है और दूसरी फंजाई को मारने के लिए भी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो बहुत ही खतरनाक फंजाई है ये पेनिसिलियम। ये एक एंटी फंगल सब्सटेंस भी बनाता है। बहुत सारे जो फंगल इन्फेक्शन स्किन्स में हो जाते हैं, नेल्स में हो जाते हैं, हेयर्स में, स्कैल्प में हो जाते हैं, उनके लिए ये जो मेडिसिन बनाई जाती है ग्रीसियोफुल्विन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीसियोफुल्विन किससे मिलता है? ये पेनिसिलिन से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। और पेनिसिलिन किससे मिलती है ये आप जानते हैं, पेनिसिलिन ऑब्टेन होती है पेनिसिलियम नोटेटम से। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था, और आज जो है आज के टाइम पर पेनिसिलियम क्रिसोजीनम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। स्पेसीज नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेनिसिलियम नोटेटम आप याद रखिएगा, और पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम भी आप याद रखिएगा। पेनिसिलियम इन फंक्शंस के साथ साथ चीज़ की प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्प करता है। इनकी चीज़ का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसको राइपनिंग के लिए उसमें पेनिसिलियम को डाल दिया जाता है, और ये उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर देता है। चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो आपने बैक्टीरिया वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। चीज़ के प्रोडक्शन में सबसे पहले मिल्क को कर्ड में बदल दिया जाता है और कर्ड को हार्ड कर दिया जाता है, यानी जो कर्ड होते हैं वो थोड़ी सी ढीली रहती है, उसको और भी हार्ड किया जाता है। उस प्रोसेस को हम राइपनिंग ऑफ चीज़ कहते हैं, और जब उसकी राइपनिंग की जाती है तब उसमें पेनिसिलियम को डाल दिया जाता है। यहाँ पर ये उसको और भी हार्ड करने में मदद करता है। ये जो सीट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि ऑरेंज, लेमन वगैरह, उनके ऊपर ये ग्रो करता है, उनको चढ़ा देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑरेंज के ऊपर ये ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डार्क ग्रीनिश से कलर में ये ग्रो कर रहा है। ये पेनिसिलियम ही है, ये हमारे फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पेनिसिलियम के बाद में हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा क्रेसा का। न्यूरोस्पोरा को
पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एक सेप्रोट्रोफिक मोल्ड है, ये आप जान गए होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मोल्ड की स्पेलिंग आपको दोनों मिल सकती है, MOULD और MOLD, दोनों ही स्पेलिंग्स बिल्कुल सही हैं, दोनों में से कोई सी भी स्पेलिंग गलत नहीं है। न्यूरोस्पोरा क्रेसा को पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेड्स वगैरह के ऊपर, जिन भी सब्सटेंस के ऊपर ये ग्रो करता है, ये पिंक कलर में ग्रो करता है। तो अभी तक आपने अलग अलग कलर की फंजाई क्लास एस्कोमाइसिटीज में पढ़ ली है। आपने पढ़ा पेनिसिलियम को जो कि ग्रीन कलर का है, आपने पढ़ा एस्परजिलस को जो कि ग्रीन स्मोकी कलर का है, और अभी आप पढ़ रहे हैं न्यूरोस्पोरा को जो कि पिंक कलर का है। तो जो क्लास एस्कोमाइसिटीज है ये बहुत ही कलरफुल पिगमेंटेड फंजाई का ग्रुप है। यहाँ पर जो न्यूरोस्पोरा क्रेसा है इसका यूज किया जाता है जेनेटिक और बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैसे इसका यूज किया गया और कैसे इसकी हेल्प से वन जीन वन एंजाइम थ्योरी बनाई गई, ये हम समझते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यहाँ पर दो साइंटिस्ट, इनका नाम था बीडल एंड टेटम। बीडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा क्रेसा को ग्रो कर रखा था कल्चर मीडियम में, यानी कि यहाँ पर उनके पास एक कल्चर मीडियम है और इस कल्चर मीडियम में इन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रेसा को ग्रो कर दिया। अब इस न्यूरोस्पोरा क्रेसा को इन्होंने एक्स रेज से एक्सपोज किया, यानी कि इसके ऊपर इन्होंने एक्स रेज डाल दी और एक्स रेज डालने के बाद में इन्होंने देखा कि क्या चेंज आया है। तो इन्होंने देखा कि जनरली न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो है जब एक कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहा है तो कुछ सब्सटेंसेस ये प्रोड्यूस करता है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम है टी। तो यहाँ पर बीडल एंड टेटम ने देखा कि न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है टी। अब इन्होंने इसको एक्सरेज से एक्सपोज किया। एक्सरेज से एक्सपोज करने के बाद में इन्होंने पाया कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो टी अभी तक बन रहा था वो अब बनना बंद हो गया है। तो उन्होंने इसका रीजन जानने की कोशिश की, तो उन्होंने एक पोस्टुलेट या एक थ्योरी बना दी जिसका नाम रखा उन्होंने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो न्यूरोस्पोरा क्रेसा है ये, इसकी सेल्स के अंदर जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर हमने एक्सरेज डाली, इसके डीएनए का एक पार्टिकुलर पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। मान लीजिए ये जिस पार्ट को मैंने सर्कुलर किया है ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ इसको हम बोलते हैं जीन। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का एक सेगमेंट था जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है। अब इन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकुलर जीन है ये एक पार्टिकुलर एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा था। एक जीन एक एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा था और इस एंजाइम का काम था बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंसेस को इकट्ठा करके आपस में मिलाना और इनको मिला करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना जिसका नाम है टी। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि जैसे ही हमने न्यूरोस्पोरा क्रेसा को एक्सरेज में रखा तो इसका जो एक पार्टिकुलर जीन है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया है और उस जीन से बनने वाला जो एंजाइम है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है। और उस एंजाइम के डिस्ट्रॉय होने से इफेक्ट ये पड़ा कि जो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस टी बन रहा था अब वो बनना बंद हो गया है। तो उन्होंने ये बताया कि जो एक पार्टिकुलर जीन होता है वो एक पार्टिकुलर एंजाइम को प्रोड्यूस करता है सेल्स के अंदर। तो इससे इन्होंने ये थ्योरी दे दी जिसका नाम उन्होंने रखा वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, यानी कि जो जीन होता है यानी एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो दी गई थी वो स्टडी कर रहे थे न्यूरोस्पोरा क्रेसा की। न्यूरोस्पोरा क्रेसा की स्टडी करते हुए उन्होंने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी को दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी बीडल एंड टेटम ने। और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे जब इन्होंने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी? तो वो फंजाई है, उसका नाम है न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ये भी आपको याद रखना है कि एक फंजाई है। वहाँ पर आपसे प्लांट्स भी आपको बोल सकता है, एल्गी भी आपको बता सकता है कि एल्गी थी, प्लांट था, क्या था, तो आपको याद रखना है। अब क्योंकि न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो है ये एक फंजाई है लेकिन पहले इसको प्लांट्स की तरह से ट्रीट किया जाता था, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अब ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले आप ये समझिए कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं वो ड्रोसोफिला नाम की एक फ्लाई के ऊपर किए जाते हैं। फ्लाई जो है ये एक एनिमल है और
एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वो ड्रोसोफिला है। अब यहाँ पर जो फंजाई है न्यूरोस्पोरा, इसको भी पहले प्लांट की तरह से ट्रीट किया जाता था, तो इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है कई बार। तो ये चीज़ें आपको न्यूरोस्पोरा से रिलेटेड आपको याद रखनी है। न्यूरोस्पोरा से बाद में अब हम पढ़ते हैं क्लेविसेप्स के बारे में। क्लेविसेप्स परप्यूरिया की स्पेसीज ये होती है जो राई के अंदर अर्गोट करती है। अर्गोट का मतलब होता है कि जो राई एक सीड्स होते हैं राई के, जिस तरह से हम गेहूं के अंदर सीड्स होते हैं, सीरियल क्रॉप्स इनको हम बोलते हैं, जिस तरह से राइस के अंदर सीड्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, इसी तरह से राई से भी सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं उनको ये इन्फेक्ट कर देती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ब्लैकिश सा कलर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्लेविसेप्स है, ये जो राई का प्लांट होता है उसके अंदर जो ईयर्स होते हैं, यानी कि जो ये बाली देख रहे हैं आप पूरी की पूरी, इसको हम ईयर बोलते हैं। तो ये जो बाली है इसके अंदर जो सीड्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है और सीड को ये ख़त्म कर देता है, सीड को इन्फेक्ट करके बर्बाद कर देता है और सीड की जगह इसके स्क्लेरोशिया ग्रो कर जाते हैं। स्क्लेरोशिया आप जानते हैं कि माइसीलियम जो है वो राउंडेड सी फॉर्म में आ जाता है, चारों तरफ से माइसीलियम हार्ड हो जाता है। स्क्लेरोशिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो जो सीड होता है राई का, जब इसके ऊपर क्लेविसेप्स का इन्फेक्शन आता है तो इसके सीड को ये रिप्लेस कर देता है अपनी स्क्लेरोशिया से, और जब स्क्लेरोशिया की ग्रो करते हैं इसको हम एर्गोट भी बोलते हैं। और इसकी वजह से जो सीरियल प्रोडक्ट्स हमारे खराब हो गए हैं, पॉइजनस हो गए हैं, तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म का मतलब यह है कि यहाँ पर एक राई का ये सीड्स है, इन सीड्स को आपने खाया हुआ है जिनके अंदर एर्गोट प्रेजेंट है, किसका? क्लेविसेप्स का। क्लेविसेप्स का एर्गोट अगर यहाँ पर प्रेजेंट है और अगर इसको आप खा लेते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन की तरह से काम करता है और आपके अंदर कई तरह से ये आपके नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर देता है, आपकी मौत भी हो सकती है। तो एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ये पॉइजनस सब्सटेंस खा लेने से जो दिक्कत जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं एर्गोटिज्म। तो एर्गोटिज्म करता कौन है? ये करता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स इज अ फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर एर्गोटिज्म। और एर्गोट क्या होता है? एर्गोट आर स्क्लेरोशिया ऑफ क्लेविसेप्स, ये आपको याद रखना है। अब जो एर्गोट होता है इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसके अंदर होते हैं कुछ एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन एक चीफ सब्सटेंस होता है और उनका हमारी बॉडी पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर रहता है। तो जो क्लेविसेप्स की स्क्लेरोशिया है उसके अंदर जो मेन एल्केलॉइड होता है उस एल्केलॉइड का नाम होता है एर्गोट एल्केलॉइड और इसके अंदर होता है लाइसर्जिक एसिड। तो लाइसर्जिक एसिड जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है एक ड्रग बनाने में जिसका नाम है LSD। LSD जो सब्सटेंस होता है इसके अंदर लाइसर्जिक एसिड डाइथेमाइड प्रेजेंट होता है। तो लाइसर्जिक एसिड डाइथेमाइड के मिलने से LSD बनता है और ये हमें ऑब्टेन होता है क्लेविसेप्स से। ये जो होता है ये एक ड्रग होती है, इसका यूज करने से हमारा जो ब्रेन होता है वो सबसे पहले अफेक्ट होता है। सबसे पहले हमारे ब्रेन के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अपना प्रभाव डालती है और हमारा जो मूड है, जो बिहेवियर है उसको पूरी तरह से बदल देती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये इमेज है और ये पूरी तरह से बदल चुका है, हेलोसिनेशन हो गया है। इस तरह की इमेजेस आपको दिखाई देंगी अगर आप LSD का सेवन करेंगे या कोई भी LSD का सेवन करेगा। LSD जो है ये बैंड ड्रग है, इसका जनरली इस्तेमाल कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। हमारे कंट्री में भी ये बैंड है और फॉरेन कंट्रीज में भी ये बैंड है। तो LSD जो है इसका जो फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइएथेमाइड, ये आपको याद रखना है। और LSD किससे ऑब्टेन हो रहा है ये भी आपको याद रखना है। LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लेविसेप्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लेविसेप्स इज अ फंजाई। LSD को बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है और इसमें और दूसरे एल्केलॉइड्स को मिलाने से जो ड्रग बनती है उसको बोलते हैं एर्गोटिन। एर्गोटिन जो ड्रग होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं और कुछ बीमारियों को दूर करने में। जैसे कि कुछ लोगों को माइग्रेन का बहुत तेज़ पेन रहता है तो उनको कुछ अमाउंट में LSD की जो ड्रग होती है एर्गोटिन वो दे दी जाती है, जिससे उनका जो माइंड होता है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसी के साथ ही ये कई कंडीशंस में प्रोस्टेट ग्लैंड की जो बीमारियां होती हैं उनको भी दूर करने में हेल्प करता है। और टेरिन की जो ट्रबल्स होती हैं, फीमेल के अंदर जो यूटेरस होता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, उसमें भी जो एर्गोटिन
मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लेविसेप्स से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने अभी तक आ गए हैं। एलएसडी आया है, एल्कलॉइड्स आ गए हैं और एर्गोट आए हैं। इसके साथ ही एर्गोटीन भी आपके सामने आई है जो क्लेविसेप्स से ही ऑब्टेन होती है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे ये क्वेश्चंस हैं जिनको कई बार पूछा जा सकता है। और यहाँ पर लाइसर्जिक एसिड आपको याद रखना है। लाइसर्जिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है क्लेविसेप्स के एर्गोट से। इसके साथ ही अब हम पढ़ते हैं मोरेल्स एंड ट्रफल्स के बारे में। मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं ये एडिबल फंगस होते हैं। मोरेल्स की जो स्पीसीज होते हैं उनको मोर्चेला भी कहते हैं। इसको स्पंज मशरूम भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो एस्कोकार्प्स होते हैं वो बहुत स्पंजी होती है और ये एपोथीसिया टाइप की होती है। एपोथीसिया टाइप की फ्रूटिंग बॉडी यानी कि डिस्क शेप होती है, स्पंजी सी होती है। ये आप देख रहे हैं बहुत स्पंजी सी स्ट्रक्चर है। इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड प्रोडक्ट। हमारे कंट्री में ये कश्मीर और पंजाब में काफ़ी अच्छी तरह से ज़बरदस्त तरह से ग्रो करती है और उसको फूड सोर्सेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रफल्स जो होते हैं ये भी एडिबल होते हैं। ये ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं। ज़मीन के नीचे से यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे पोटैटो का ट्यूबर होता है, इसी तरह से इसकी कुछ कुछ स्ट्रक्चर होती है। ट्रेंड डॉग्स की हेल्प से या कुछ पिग्स की हेल्प से इनको ज़मीन के नीचे से निकाल लिया जाता है और एज ए फूड इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो एस्कोकार्प्स होती है उसको यहाँ पर खाया जाता है। एस्कोकार्प इनका एडिबल पार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेसन जिसके अंदर हमने पढ़ा क्लास एस्कोमाइसीटीज के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि क्लास एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स और इनसे आने वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे और जो भी क्वेश्चंस इन पोर्शन से इस पोर्शन से बन सकते हैं आप वो आसानी से इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से सोल्व कर पाएंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।